हाँ बच्चों, देखो पिछली क्लास में हमने रोलिंग या कंबाइन मोशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन किए थे और सबसे लास्ट में ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसमें पूछ रहा था कि परफेक्ट रोलिंग कितने टाइम के बाद स्टार्ट होगी। और मैंने चमका कर बताया था कि इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन हो तो बस एक ही काम करेंगे कि सिंपली इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। अब उसका एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन ये भी कंसेप्चुअल है। ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने प्रॉपर्ली लिख दी है, मैं जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि इसमें हमको दे रखा है कि एम मास और आर रेडियस का कोई यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है। इसको रफ सरफेस के ऊपर रखा है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के है और इस सिलेंडर को इनिशियली वी नॉट जितनी तो लीनियर वेलोसिटी दी है और ओमेगा नॉट जितनी एंगुलर वेलोसिटी दी है, लेकिन उल्टी एंगुलर वेलोसिटी दी है। परफेक्ट रोलिंग में तो एंगुलर वेलोसिटी ऐसी होती है ना, लेकिन इस बार उल्टी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है। तो जो उल्टी एंगुलर वेलोसिटी देते हैं उसको रिवर्स स्पिन या बैक स्पिन बोलते हैं। ठीक है, तो इस सिलेंडर को शुरू में वी नॉट की तो लीनियर वेलोसिटी दी है और ओमेगा नॉट की रिवर्स स्पिन मतलब बैक स्पिन दी है। तो वी नॉट की लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा नॉट की रिवर्स स्पिन दे करके इस रफ सरफेस के ऊपर छोड़ दिया है। तो हमको पता है कि शुरू में स्लाइडिंग होगी और कुछ टाइम के बाद परफेक्ट रोलिंग कर सकता है ना। तो बस हमको इसमें पूछा है हमको इसमें पूछा है कि वी नॉट और ओमेगा नॉट में क्या रिलेशन हो, ताकि इसमें 3 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में पूछा है कि वी नॉट और ओमेगा नॉट में क्या रिलेशन हो ताकि सिलेंडर कंटिन्यूअसली आगे ही मूव करता रहे। फिर सेकंड पार्ट में पूछा है कि वी नॉट और ओमेगा नॉट में क्या रिलेशन हो ताकि ये सिलेंडर पहले आगे मूव करे और फिर पलट करके पीछे जाए। बताओ, रिवर्स स्पिन दी है, रिवर्स स्पिन दी है तो पलट करके पीछे भी जा सकता है ना। बस हमको पूछा है कि वी नॉट और ओमेगा नॉट में क्या रिलेशन हो ताकि ये कंटिन्यूअसली आगे की ओर मूव करे। सेकंड पार्ट में पूछा है कि दोनों में क्या रिलेशन हो ताकि पहले आगे मूव करे और फिर पलट करके पीछे आए। और तीसरे पार्ट में पूछा है कि वी नॉट और ओमेगा नॉट में क्या रिलेशन हो ताकि कुछ टाइम के बाद ये परमानेंटली रुक जाए, मतलब पूरी तरह से शांत हो जाए, वो पूछा है। तो चलो हिम्मत करके इसको करते हैं। हाँ बच्चों, देखो इसमें तीसरा पार्ट सबसे इजी लग रहा है, इससे पहले हम थर्ड पार्ट ही करते हैं ना। वही हमको दे रखा है कि एम मास और आर रेडियस का कोई सॉलिड सिलेंडर है, लिख देता है ना। तो एम मास आर रेडियस का कोई सॉलिड सिलेंडर है। शुरू में इसको लीनियर वेलोसिटी वी नॉट दी है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दी है, लेकिन उल्टी दी है जिसको रिवर्स स्पिन बोलेंगे। तो इतनी लीनियर वेलोसिटी और इतनी एंगुलर वेलोसिटी दे करके इसको रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर छोड़ दिया है। तो हमको बताया कि शुरू में स्लाइडिंग होगी और कुछ टाइम के बाद परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट कर सकता है। तो चलो पहले हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमको पूछा है कि वी नॉट और ओमेगा नॉट में क्या रिलेशन हो ताकि कुछ टाइम के बाद ये सिलेंडर परमानेंटली शांत हो जाए, मतलब परमानेंटली रुक जाए, वो देखना है। तो चलो सबसे पहले अपनी कसम निभाते हैं। मैंने बताया था कि कभी भी रोलिंग वाले क्वेश्चन में शुरू में स्लाइडिंग हो रही हो तो सबसे पहला काम करेंगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्लाइडिंग किधर होगी वो देखेंगे और टांग खींचने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज करेगा उसका। तो चलो सुंदर चित्र को बिगाड़ना नहीं चाहता तो अलग से कर लेता हूँ। तो हमको बताया कि ग्राउंड की तो वेलोसिटी 0। अब सिलेंडर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी, तो सिलेंडर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी लीनियर मोशन के कारण भी होगी और रोटेशन मोशन के कारण भी। बताओ, है ना। लीनियर सॉरी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आगे की ओर है, तो लीनियर मोशन के कारण तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की भी वेलोसिटी आगे की ओर होगी वी नॉट। अब रोटेशन मोशन के कारण, तो तुम बताओ कि इस पूरे सिलेंडर को रिवर्स स्पिन दिए मतलब ऐसे घूम रहा है, पूरा सिलेंडर ऐसे घूम रहा है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो टेंजेंशियली आगे की ओर घूमेगा और रोटेशन मोशन के कारण इसकी वेलोसिटी ओमेगा नॉट आगे की ओर। तो बताओ, लीनियर मोशन के कारण भी वेलोसिटी आगे की ओर, तो रोटेशन मोशन के कारण भी वेलोसिटी आगे की ओर, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिजल्टेंट वेलोसिटी भी आगे की ओर होगी। तो बताओ, ग्राउंड की वेलोसिटी 0 और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिजल्टेंट वेलोसिटी आगे की ओर है, मतलब पक्का है कि इस बार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे की ओर फिसल रहा है, तो टांग खींचने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। है तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ कि हमने चेक कर लिया, पता चल गया कि इस बार
कोई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे की ओर फिसल रहा है तो टांग खींचने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और स्लाइडिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू के इनटू mg, है ना। फिर आगे की कहानी हमको पता है कि बताओ सेंटर ऑफ मास कीवर्ड बाकी किसी का तो नहीं, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन का टॉर्क होगा इस डायरेक्शन में। तो तुम खुद बताओ कि इस बार जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लीनियर मोशन को भी के भी अपोजिंग है और रोटेशन मोशन के भी अपोजिंग है। बताओ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी है एंटी क्लॉकवाइज और सेंटर ऑफ मास कीवर्ड काइनेटिक फ्रिक्शन का टॉर्क है क्लॉकवाइज। तो साफ साफ देख सकते हैं कि इस बार जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, इस बार जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लीनियर मोशन का भी अपोज करेगा, रोटेशन मोशन का भी अपोज करेगा। तो उसके कारण इसकी लीनियर वेलोसिटी भी घटेगी और एंगुलर वेलोसिटी भी घटेगी, अलग अलग रेट से घटेगी। और तुम बताओ कि जैसे ही v इक्वल टू ओमेगा हो गया तो परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण इस बार लीनियर वेलोसिटी भी घटेगी और एंगुलर वेलोसिटी भी घटेगी, और जैसे ही v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ओमेगा हो गया तो परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और हमको पता है कि एक बार परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट हो गई उसके बाद तो भगवान भी उसको रोक नहीं पाएगा। लेकिन, है ना, लेकिन थर्ड पार्ट में हम चाहते हैं कि कुछ टाइम के बाद सिलेंडर परमानेंटली रुक जाए। तो बताओ सिलेंडर परमानेंटली रुक जाए उसके लिए कुछ टाइम के बाद इसकी लीनियर वेलोसिटी भी जीरो हो जानी चाहिए, और जिस इंस्टेंट पर इसकी लीनियर वेलोसिटी जीरो हो गई है उसी इंस्टेंट पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो हो जानी चाहिए। दोनों एक साथ जीरो हो गए तो फिर ये परमानेंटली शांत हो जाएगा, है। तो ये एक मेन कंसेप्ट है। ये तो ये मेन चीजें तो अच्छे ध्यान रखना कि थर्ड पार्ट में हम चाहते हैं कि कुछ टाइम के बाद सिलेंडर परमानेंटली रुक जाए। तो तुम बताओ कि सिलेंडर परमानेंटली रुक जाए उसके लिए जिस टाइम पे इसकी लीनियर वेलोसिटी जीरो है उस टाइम पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो हो गई तो बेचारा सिलेंडर परमानेंटली शांत हो जाएगा। लेकिन तुम बताओ कि लीनियर एंगुलर वेलोसिटी में कोई भी एक बचा, है ना, जैसे एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो गई और कुछ लीनियर वेलोसिटी बची, तो दोनों में से लीनियर एंगुलर वेलोसिटी में भी कोई भी एक बचा तो फिर कुछ टाइम के बाद परफेक्ट रोलिंग करने लगेगा, और एक बार परफेक्ट रोलिंग करने लग गया उसके बाद तो भगवान भी रोक नहीं पाएगा। बस एक ही चीज, है ना, एक ही कंसेप्ट कि बता कुछ टाइम के बाद परमानेंटली रुक जाए उसके लिए जिस टाइम पर इसकी लीनियर वेलोसिटी जीरो हो रही है उसी टाइम पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो परमानेंटली रुक जाएगा। बस उसके लिए वी नॉट और ओमेगा नॉट में क्या रिलेशन होगा वो देखना है। तो चलो इसको इनिशियल और इसको फाइनल मैंने चमका कर बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में बस क्या लगा देंगे, सिंपली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। पहले देख चुके हैं लेकिन मूर्खों टाइप से मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, है ना। एक बार एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। तो हमको पता है एक बार इस सिलेंडर को छोड़ देंगे, है ना, एक बार इस सिलेंडर को छोड़ देंगे उसके बाद इस पर एक्सटर्नल फोर्स के नाम पर केवल काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और तो कोई नहीं, है ना। तो एक बार छोड़ देंगे उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स के नाम पर केवल काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट रिजल्टेंट टॉर्क भी जीरो, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट रिजल्टेंट टॉर्क जीरो है, इसलिए ओनली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही नहीं, इनफैक्ट इस लाइन में जितने ही पॉइंट होंगे इन सब के अबाउट लगा सकते हैं। तो बस बताओ, मैंने बताओ सिंपली इनिशियल से फाइनल के बीच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। चलो पहले एल इनिशियल मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो था शुरू में सिलेंडर कंबाइन मोशन कर रहा था तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोशन का भी होगा और रोटेशन मोशन का भी। चलो तुम बताओ कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट लीनियर मोशन का एंगुलर मोमेंटम एम वी सेंट्रोमास आर परपेंडिकुलर, तो एम वी सेंट्रोमास वी नॉट और आर परपेंडिकुलर वेलोसिटी की लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर और इसकी डायरेक्शन देखनी है। तो स्मार्टली बताओ कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट लीनियर वेलोसिटी ऐसे घुमाएगी तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी मतलब क्लॉकवाइज होगी, और रोटेशन मोशन का एंगुलर मोमेंटम स्ट्रिक्टली आई सेंट्रोमास इनटू ओमेगा नॉट और उसकी डायरेक्शन ओमेगा नॉट के अलोंग मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एल फाइनल,
एल फाइनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम, लेकिन तुम बताओ कि फाइनली तो सिलेंडर परमानेंटली रुक गया है, मतलब फाइनली सिलेंडर की लीनियर वेलोसिटी भी जीरो हो गई है और उसी इंस्टेंट पर एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो हो गई है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो बिल्कुल जीरो। चलो किसी भी एक को पॉजिटिव, जैसे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लें तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, तो एल इनिशियल तो इतना आ गया इक्वल टू एल फाइनल जीरो, वैल्यू रख सकते हैं। आई सेंट्रोमास तो बताओ, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है तो इसके लिए आई सेंट्रोमास कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। आगे सॉल्व कर लेना, कितना आएगा, एम वी नॉट आर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा नॉट, ये आर से आर कैंसल, एम से एम कैंसल, तो इससे वी नॉट इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा नॉट आर बाय 2, है ना। बस हम क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर वी नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आर बाय 2 हो, ठीक है, तो उस केस में कुछ टाइम के बाद सिलेंडर की लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक साथ जीरो हो जाएंगी, तो उसकी वजह से सिलेंडर परमानेंटली रुक जाएगा। हाँ बच्चों, अभी तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से किया था, लेकिन कोई स्मार्ट पर्सन हो तो इसको थोड़ा सा, है ना, स्मार्ट पर्सन हो तो इसको थोड़ा सा दूसरे दृष्टिकोण से भी सोच सकता है। तो तुमको अच्छे पता है ना, तुमको अच्छे पता है कि कभी भी इस टाइप के केस हो तो उस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट इनिशियल जितना एंगुलर मोमेंटम है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट हर बार एंगुलर मोमेंटम उतना की उतना ही रहेगा। तो वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं। तुमको पता है कि कंबाइन मोशन कर रहा था तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोशन का भी होगा और रोटेशन मोशन का भी निकाल चुके थे अभी, कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट लीनियर मोशन का एंगुलर मोमेंटम तो एम वी नॉट आर होगा और इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, और रोटेशन मोशन का एंगुलर मोमेंटम स्ट्रिक्टली आई सेंट्रोमास इनटू ओमेगा नॉट, और उसकी डायरेक्शन ओमेगा नॉट के अलोंग होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो बोल सकते हैं, है ना, कि बता इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इतना है ना, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इतना है तो पी पॉइंट के अबाउट हर बार एंगुलर मोमेंटम उतना ही रहेगा, क्योंकि पी पॉइंट के अबाउट कंजर्व रहता है। तो बस पी पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इतना है तो पी पॉइंट के अबाउट हर बार एंगुलर मोमेंटम उतना ही होगा। उसमें ये पार्ट तो क्लॉकवाइज और ये फैक्टर एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, है ना, तो देखो थर्ड पार्ट में हम चाहते हैं कि सिलेंडर परमानेंटली रुक जाए, तो द सिलेंडर परमानेंटली रुक जाए उसके लिए जिस टाइम पर इसकी लीनियर वेलोसिटी जीरो, उस टाइम पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो हो जानी चाहिए, और लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक साथ जीरो हो गई तो उसके लिए पी पॉइंट के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाना चाहिए। और बताओ, पी पॉइंट के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम जीरो होने के लिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम भी जीरो हो जाना चाहिए, तो उसके लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले फैक्टर पूरी तरह से कैंसिल होने चाहिए, मतलब बिल्कुल बराबर होने चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सिंपली एम वी नॉट आर और आई सेंट्रोमास इंटू ओमेगा नॉट दोनों बराबर होने चाहिए, तो उससे वी नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आ गया, है ना। ये सोच सकते हैं कि बताओ, है ना, सोच के बताओ कि अगर ये क्लॉकवाइज वाला एंगुलर मोमेंटम, है ना, क्लॉकवाइज वाला पार्ट और एंटी क्लॉकवाइज वाला पार्ट अगर कैंसिल हो गए, तो बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज वाला पार्ट और एंटी क्लॉकवाइज वाला पार्ट आपस में कैंसिल हो गए, तो पी पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो, तो फाइनली भी जीरो, और फाइनली भी जीरो मतलब परमानेंटली रुक जाएगा, तो उसके लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले पार्ट आपस में कैंसिल होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, अब हम बाकी दो पार्ट भी इसी के सिमिलर कर सकते हैं, तो बाकी जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है वो देखना। तो देखो, फर्स्ट पार्ट पे हमको पूछा है ना, वही कि फर्स्ट पार्ट पे हमको पूछा है कि वी नोट और ओमेगा नोट में क्या रिलेशन हो ताकि ये हमेशा आगे की ओर ही रोल करे, कभी पलट करके पीछे जाए ही नहीं, है ना। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि वी नोट और ओमेगा नोट में क्या रिलेशन हो ताकि ये लगातार आगे के आगे ही रोल करे, पलट कर पीछे जाए ही नहीं। तो तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि हम चाहते हैं कि सिलेंडर आगे के आगे ही रोल करे, मतलब जब परफेक्ट रोलिंग हो जाए तब ये आगे की ओर रोल करे, ऐसा चाहते हैं। परफेक्ट रोलिंग की बात तो भगवान भी नहीं रोक सकता ना। बस फर्स्ट पार्ट में हम चाहते हैं कि सिलेंडर कंटिन्यूअसली आगे की ओर मूव करे, तो उसके लिए जब ये परफेक्ट रोलिंग करने लगेगा तब ये आगे की ओर मूव करना चाहिए। और तुम बताओ कि बताओ, परफेक्ट रोलिंग के टाइम पर अगर आगे की ओर मूव करे
तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट लीनियर मोशन का भी एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज होगा और रोटेशन मोशन का भी एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज होगा। मतलब है ना, मतलब पक्का बोल सकते हैं कि सिलेंडर कंटिन्यूसली आगे के आगे ही जाए तो उसके लिए पी पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। कह सकते हैं ना यार कि फाइनली परफेक्ट रोलिंग करता हो आगे की ओर जा रहा हो तो द पी पॉइंट के अबाउट लीनियर मोशन का भी एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज और रोटेशन मोशन का भी क्लॉकवाइज। बस हम ये बोल सकते हैं, है ना, हम बोल सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि सिलेंडर अगर हम चाहते हैं कि सिलेंडर कंटिन्यूसली आगे के आगे ही जाए तो उसके लिए पी पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज होना चाहिए और रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज होने के लिए ये क्लॉकवाइज वाला पार्ट ज्यादा होना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज वाला पार्ट कम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो मूर्खों टाइप से एक्सप्लेन किया है लेकिन आगे डायरेक्ट आना चाहिए। तो था पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहता है ना, तो हम चाहते हैं कि सिलेंडर लगातार आगे के आगे ही जाए तो लगातार आगे के आगे ही जाए उसके लिए पी पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो उसके लिए क्लॉकवाइज वाला जो पार्ट है वो तो ज्यादा होना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज वाला पार्ट कम होना चाहिए। तो क्लॉकवाइज वाला पार्ट मतलब क्लॉकवाइज वाला पार्ट मतलब एम वी नॉट आर ज्यादा होना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज वाला पार्ट मतलब आई सेंट्रोमास इंटू ओमेगा नॉट कम होना चाहिए। बस इसको सॉल्व करेंगे तो वी नॉट ग्रेटर देन ओमेगा नॉट आर बाय 2 ये बोल सकते हैं, है ना। और तुम बताओ, है ना, सॉरी तुम बताओ कि अगर वी नॉट ग्रेटर देन ओमेगा नॉट आर बाय 2 हो गया तो क्लॉकवाइज वाला पार्ट ज्यादा होगा और एंटी क्लॉकवाइज वाला पार्ट कम होगा। तो तब पी पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज होगा तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी क्लॉकवाइज होगा और एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज होगा तो उसके कारण ये लगातार आगे की आगे जाएगा। चलो ऐसे ही अब सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं ना। तो चलो सेकंड पार्ट में मान लेते हैं कि रिवर्स स्पिन जरूरत से ज्यादा दे दिए, है ना। सेकंड पार्ट में मान लेते हैं कि रिवर्स स्पिन जरूरत से ज्यादा दे दिए, मतलब सेकंड पार्ट में हम चाहते हैं कि सिलेंडर पहले आगे मूव करे और उसके बाद पलट करके पीछे जाए, हो सकता है ना, रिवर्स स्पिन दिए तो ऐसा हो सकता है। तो एक सेकंड पार्ट में ना, सेकंड पार्ट में हम चाहते हैं कि सिलेंडर भले ही पहले आगे जा रहा है लेकिन फिर पलट करके पीछे जाए, ऐसा चाहते हैं, है ना। मतलब बताओ सेकंड पार्ट में हम चाहते हैं कि फाइनली पलट करके पीछे जाए, मतलब जब परफेक्ट रोलिंग कर रहा हो तो पीछे की ओर मूव कर रहा हो ये चाहते हैं, है तो ध्यान रखना। ये सेकंड पार्ट में चाहते हैं पहले भले ही आगे जा रहा है लेकिन फिर पलट करके पीछे जाए। उसके लिए हम चाहते हैं कि जब ये परफेक्ट रोलिंग करने लगे तब ये पीछे की ओर मूव कर रहा हो। और तुम बताओ कि परफेक्ट रोलिंग के टाइम पर अगर ये पीछे की ओर मूव कर रहा हो तो बताओ इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट लीनियर मोशन का भी एंगुलर मोमेंटम ऐसा एंटी क्लॉकवाइज होगा और रोटेशन मोशन का भी एंगुलर मोमेंटम ऐसा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो उसके लिए पी पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम भी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, है। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि हम चाहते हैं कि कुछ टाइम क्या सिलेंडर पलट करके पीछे जाए, मतलब जब परफेक्ट रोलिंग कर रहा हो तो ये पीछे की ओर मूव करे, ऐसा चाहते हैं। तो उसके लिए बताओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट लीनियर मोशन का भी एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज और रोटेशन मोशन का भी एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके लिए पी पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम भी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। और तुम बताओ कि रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज होने के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज वाला पार्ट ज्यादा होना चाहिए और एक क्लॉकवाइज वाला पार्ट कम होना चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला पार्ट मतलब आई सेंट्रोमास इनटू ओमेगा नॉट ये तो ज्यादा होना चाहिए और क्लॉकवाइज वाला पार्ट मतलब एम वी नॉट आर कम होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, ओमेगा नॉट आर बाय 2 ग्रेटर देन वी नॉट, है ना। हम सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि ओमेगा नॉट आर जो वो वी नॉट से ज्यादा हुआ तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज वाले एंगुलर मोमेंटम से ज्यादा हो जाएगा। तो पी पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज होगा, पी पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज होगा तो फाइनली भी एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम में मतलब कुछ टाइम के बाद पलट करके पीछे की ओर परफेक्ट रोलिंग करने लगेगी। और चलो अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, है ना। तो बच्चों इसी टाइप से इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखो थर्ड पार्ट में हम चाहते हैं, है ना, थर्ड पार्ट में हम चाहते हैं कि ये लगातार आगे भी रोल नहीं करे और लगातार पीछे भी रोल नहीं करे, है ना। तो थर्ड पार्ट में हम चाहते हैं
कि कुछ टाइम के बाद ये सिलेंडर परमानेंटली रुक जाए, मतलब परमानेंटली शांत हो जाए। तो थर्ड पार्ट में चाहते हैं कि कुछ टाइम के बाद सिलेंडर परमानेंटली शांत हो जाए, वो चाहते हैं। तो तुमको अच्छे पता है कि बता सिलेंडर परमानेंटली शांत हो जाए उसके लिए जिस टाइम पर इसकी लीनियर वेलोसिटी 0 हो, उसी टाइम पर अगर एंगुलर वेलोसिटी भी 0 हो जाए, है ना? जिस टाइम पे लीनियर वेलोसिटी 0 उसी टाइम पर अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी 0 हो गई, तब ये परमानेंटली शांत हो जाएगा। तो परमानेंटली शांत होने के लिए चाहते हैं कि जिस टाइम पे इसकी लीनियर वेलोसिटी 0 उसी टाइम पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी 0 हो जाए। तो बताओ, फाइनली इसकी लीनियर वेलोसिटी भी 0, एंगुलर वेलोसिटी भी 0, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम 0 होना चाहिए। है, तो ये ध्यान रखना कि परमानेंटली शांत हो जाए उसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाना चाहिए। और बताओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाना चाहिए, तो उसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो उसके लिए बताया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले फैक्टर पूरी तरह से कैंसिल होने चाहिए, मतलब बराबर होने चाहिए। तो उसके लिए क्लॉकवाइज वाला फैक्टर एम वी नॉट आर और एंटी क्लॉकवाइज वाला फैक्टर आई सेंट्रोमास इंटू ओमेगा नॉट दोनों एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए। तो उसके लिए वी नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली ओमेगा नॉट आर बाय 2 होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया, लेकिन तुम इजीली कर सकते हो, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन थे वो केवल जेई के लिए थे। अगर कोई मेडिकल का बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको केवल थर्ड पार्ट, मतलब केवल यहीं तक करना है ना। उसके बाद वाले पार्ट मेडिकल के काम के नहीं है, वो केवल जे एडवांस के ही काम के। हाँ बच्चों, इसका एक टफ क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखना है, ठीक। देखो, इस क्वेश्चन की भी प्रॉपर लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख दी है, मैं यहाँ जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, है ना। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि एम मास और आर रेडियस का कोई यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है और शुरू में ये ग्राउंड की हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर परफेक्ट रोलिंग कर रहा था। मतलब शुरू में इसकी लीनियर वेलोसिटी वी नॉट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, और शुरू में परफेक्ट रोलिंग कर रहा था, इससे रिलेशन वी नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आर होगा, ठीक है। अब देखो, ये सिलेंडर परफेक्ट रोलिंग करता हुआ आगे की ओर जा रहा है और अब हमको दे रखा है कि सिलेंडर दीवार के इस कॉर्नर पॉइंट पी से अचानक में टकराता है ना। तो रोलिंग कर रहा है सिलेंडर, इस कॉर्नर पॉइंट पी से अचानक में टकराता है और हमको है ना, हमको दे रखा है कि सिलेंडर और कॉर्नर पॉइंट पी के बीच सरफेस सफिशिएंट रफ है, मतलब इतनी रफ है कि टक्कर के बाद इस पॉइंट पर स्लाइडिंग बिल्कुल नहीं हो रही। और है ना, और तुम बताओ कि इस पॉइंट पर स्लाइडिंग बिल्कुल नहीं हो रही, मतलब टक्कर के बाद तो सिलेंडर इस पॉइंट के अबाउट प्योरली रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा जैसे किसी ने हिंज कर दिया हो, है। तो ये मेन चीज है, ध्यान रखना कि सिलेंडर और पी पॉइंट के भी सरफेस सफिशिएंट रफ है, इतनी रफ है कि यहाँ स्लाइडिंग बिल्कुल नहीं हो रही, मतलब इस पी पॉइंट के बाद सिलेंडर प्योरली रोटेशन मोशन करेगा, ऐसे रोटेट करेगा जैसे इस पॉइंट पर हिंज कर दिया हो, बस। है, टक्कर के बाद पी पॉइंट के बाद प्योरली रोटेट करने लगेगा। तो टक्कर के जस्ट बाद पी पॉइंट के अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखता है, और उसके बाद फिर पी पॉइंट के अबाउट ये सिलेंडर ऊपर उठने लगेगा ना। तो जैसे जैसे सिलेंडर ऊपर उठेगा वैसे वैसे पी पॉइंट पर लगने वाला प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा या घटेगा वो देखना है। तो बच्चों इसको करते हैं। ठीक है, हमको दे रखा था कि एम मास आर रेडियस का यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, जमीन की हॉरिजॉन्टल सरफेस पर परफेक्ट रोलिंग कर रहा था, लीनियर वेलोसिटी वी नॉट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, और परफेक्ट रोलिंग कर रहा था, इससे रिलेशन वी नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आर था, ठीक है। तो देखो, ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर परफेक्ट रोलिंग करता हुआ ऐसे आगे की ओर जा रहा था, लेकिन अब ये सिलेंडर अचानक में इस सीढ़ी के कॉर्नर पॉइंट से टकराता है। और मैं बताना भूल गया था कि हमको दे रखा है कि ये सीढ़ी की हाइट r/2 है, मतलब इसकी रेडियस की आधी है, तो बस ये सिलेंडर परफेक्ट रोलिंग करता हुआ आगे की ओर जा रहा था और अब ये सीढ़ी के कॉर्नर पॉइंट पी से टकरा गया, है ना। तब एक कॉर्नर सीढ़ी के कॉर्नर पॉइंट पी से टकरा रहा है और हमको पता है कि ये सिलेंडर कॉर्नर पॉइंट पी से टकराएगा तो झटका लगेगा। हमको अच्छे पता है कि टक्कर के ड्यूरिंग ये जो सिलेंडर है वो सीढ़ी के कॉर्नर पॉइंट पी पर झटका लगाएगा, तो एज ए रिएक्शन सीढ़ी का कॉर्नर पॉइंट पी सिलेंडर को भी नहीं छोड़ेगा, ये सिलेंडर पर भी झटका लगाएगा, झटका इससे r टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो हमको पता है
कि परफेक्ट रोलिंग करते आगे आ रहा था, अब सीढ़ी के कॉर्नर पॉइंट पी से टकराएगा तो झटका लगेगा ना, तो एज ए रिएक्शन कॉर्नर पॉइंट सिलेंडर पर भी झटका देगा, जो r टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, उसकी वैल्यू भी कितनी भी हो सकती है और डायरेक्शन भी कैसी भी हो सकती है, लेकिन टक्कर के ड्यूरिंग सीढ़ी के कारण इस सिलेंडर पर झटका लगेगा, है ना। और हमको, है ना, हमको क्लियरली दे रखा है कि सिलेंडर और कॉर्नर पॉइंट पी के बीच सरफेस सफिशिएंट रफ है, इतनी रफ है कि टक्कर के बाद इस पॉइंट पर स्लाइडिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। और तुम बताओ कि स्लाइडिंग बिल्कुल नहीं हो रही है मतलब टक्कर के जस्ट बाद तो सिलेंडर इस पॉइंट के अबाउट प्योरली रोटेट करेगा। ये सबसे मेन चीज है, यहाँ सरफेस सफिशिएंट रफ है, टक्कर के बाद इस पॉइंट पर स्लाइडिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, तो बताओ टक्कर के जस्ट बाद सिलेंडर इस पॉइंट के अबाउट प्योरली रोटेट करने लगेगा, ऐसे रोटेट करने लगेगा जैसे किसी ने यहाँ हिंज कर दिया हो। तो देखो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है यार, तो अच्छे ध्यान रखना कि टक्कर के पहले तो सिलेंडर रोलिंग मोशन मतलब कंबाइन मोशन कर रहा था, लेकिन टक्कर के जस्ट बाद ये इस पी पॉइंट के अबाउट प्योरली रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा जैसे किसी ने इस पॉइंट पर हिंज कर दिया हो। ये तो शायद कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान रखना कि टक्कर के पहले तो सिलेंडर कंबाइन मोशन कर रहा था, लेकिन टक्कर के जस्ट बाद ये पी पॉइंट के अबाउट प्योरली रोटेट करने लगेगा। तो देखो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि टक्कर के जस्ट बाद इस सिलेंडर की पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो देखते हैं। तो एक बार देखते हैं कि टक्कर के जस्ट पहले और जस्ट बाद के बीच क्या लगा सकते हैं वो देखते हैं। स्मार्टली बताओ कि टक्कर के जस्ट पहले और जस्ट बाद के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लगा सकते, है ना। टक्कर हो रही है और ये टक्कर कैसी है वो भी हमको दिन दे रखा है। तो ये सीढ़ी के कारण जो झटका लगेगा उसके कारण एनर्जी में लॉस हो सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। फिर बताओ मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं या नहीं? नहीं लगा सकते हैं। फिर बच्चों तुम खुद बताओ कि सिलेंडर परफेक्ट रोलिंग करता हो आगे जा रहा था और सीढ़ी के कॉर्नर पॉइंट से टकराएगा ना, तो हमको अच्छे पता है कि टक्कर के ड्यूरिंग हमको बताया कि टक्कर के ड्यूरिंग सीढ़ी के कॉर्नर पॉइंट के कारण इस सिलेंडर पर झटका लगेगा। तो तुम खुद बताओ कि टक्कर के ड्यूरिंग इस सिलेंडर पर कुछ एक्सटर्नल झटका लग रहा है और एक्सटर्नल झटका लग रहा है इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, इसका मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो फिर क्या लगा सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं ना। तो तुम खुद बताओ, ये बताओ, ये तो बात सही है कि टक्कर के ड्यूरिंग, है ना, तो बात सही है कि टक्कर के ड्यूरिंग सीढ़ी के कॉर्नर पॉइंट के कारण इस सिलेंडर पर झटका तो लगेगा, लेकिन तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि ये झटका कितना भी खतरनाक हो, लेकिन ये एक्सटर्नल झटका हमेशा कॉर्नर पॉइंट पी से ही पास होगा। तो कॉर्नर पॉइंट पी के अबाउट इस एक्सटर्नल झटके का टॉर्क बिल्कुल जीरो होगा, है ना। तो ये बोल सकते हैं कि झटका कितना भी खतरनाक हो, लेकिन झटका हमेशा कॉर्नर पॉइंट पी से ही पास होगा। तो कॉर्नर पॉइंट पी के अबाउट इस झटके का टॉर्क जीरो और कॉर्नर पॉइंट पी के अबाउट इस झटके का टॉर्क जीरो, तो कॉर्नर पॉइंट पी के अबाउट रिजल्टेंट टॉर्क भी जीरो होगा और रिजल्टेंट टॉर्क जीरो होगा तो इस कॉर्नर पॉइंट पी के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ओनली कॉर्नर पॉइंट पी के अबाउट ही लगा सकते हैं। कोई और पॉइंट के अबाउट देखें तो उस पॉइंट के अबाउट तो इस एक्सटर्नल झटके का टॉर्क आ जाएगा ना। बस ओनली कॉर्नर पॉइंट पी के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अब इसमें कुछ लोग मूर्खता करते हो, सुन लेना। फिर कई लोग सोचते हैं कि सिलेंडर पे इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg भी लगेगा, तो कॉर्नर पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क तो आ जाएगा ना। तो ये सही है ना, सही है कि कॉर्नर ये सही है कि कॉर्नर पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क होगा तो सही, लेकिन हम टक्कर के जस्ट पहले और जस्ट बाद के बीच इक्वेशन लगा रहे हैं। और मैंने, है ना, मैंने सेंट्रो मास के टाइम पे तुमको चमका कर बताया था कि टक्कर के जस्ट पहले और जस्ट बाद के बीच mg जैसे फाइनाइट फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। इसलिए टक्कर के जस्ट पहले और जस्ट बाद के बीच तो हम इस पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मतलब इस कॉर्नर पॉइंट पी के अबाउट एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, ओनली कॉर्नर पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो ओनली इस कॉर्नर पॉइंट पी के अबाउट एल टोटल इनिशियल इक्वल टू एल टोटल फाइनल। चलो पहले हमको एल इन,
है ना। पहले हमको एल इनिशियल देखना है, मतलब इस कॉर्नर पॉइंट पी के अबाउट इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो बताओ, इनिशियली तो सिलेंडर है ना, इनिशियली तो सिलेंडर कंबाइन मोशन करा था, मतलब परफेक्ट रोलिंग करा था, तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोशन के कारण भी होगा, रोटेशन मोशन के कारण भी। तो तुम स्मार्टली बताओ, है ना, तुम स्मार्टली बताओ कि इस पी पॉइंट के अबाउट, है ना, पी पॉइंट के अबाउट लीनियर मोशन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एम वी सेंट्रोमास आर परपेंडिकुलर। तो एम वी सेंट्रोमास की जगह वी नॉट इंटू आर परपेंडिकुलर की जगह वेलोसिटी की लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके लिए तरीका बताया था कि उसके लिए सिंपली वेलोसिटी की लाइन को आगे बढ़ा देंगे और एक्सिस पे इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना। तो बता ये डिस्टेंस कितनी होगी, r/2, है ना। तुम लॉजिकली सोच सकते हो। तुम बताओ कि सिलेंडर की, बताइए, सिलेंडर की टोटल रेडियस कैपिटल आर है, उसमें से ये डिस्टेंस r/2 चली गई, तो ये कितनी बचेगी, r/2। ये r/2 है तो इसके पैरेलल ये भी r/2। बस p पॉइंट के अबाउट लीनियर मोशन का एंगुलर मोमेंटम m, v सेंटर मास की जगह v नॉट और r परपेंडिकुलर वेलोसिटी की लाइन की p पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2। और p पॉइंट के अबाउट ये लीनियर वेलोसिटी कैसे घुमाएगी, ऐसे घुमाएगी, मतलब डायरेक्शन ऐसी आएगी, मतलब क्लॉकवाइज। और बताओ रोटेशन मोशन का एंगुलर मोमेंटम स्ट्रिक्टली आई सेंट्रो मास इनटू ओमेगा। वही मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कभी कोई ऑब्जेक्ट कंबाइन मोशन करे तो सेकेंड टर्म में स्ट्रिक्टली आई सेंट्रो मास इनटू ओमेगा ही आएगा, है ना। और इसकी डायरेक्शन ओमेगा नॉट के अलोंग, मतलब वो भी क्लॉकवाइज होगी। और हमको पता है कि सॉलिड सिलेंडर है, से आई सेंट्रो मास हम mr²/2 लिख सकते हैं। तो एल इनिशियल मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आ गया, इक्वल टू एल फाइनल। तो एल फाइनल क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट इस सिलेंडर का फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो तुम बताओ कि टक्कर के जस्ट बाद ये सिलेंडर कंबाइन मोशन नहीं कर रहा है, टक्कर के जस्ट बाद तो ये सिलेंडर इस पी पॉइंट के अबाउट प्योरली रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है जैसे इस पॉइंट पर हिंज कर दिया। तो ये ध्यान रखना कि टक्कर के पहले भले ही कंबाइन मोशन कर रहा था, लेकिन टक्कर के बाद तो पी पॉइंट के अबाउट प्योरली रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है जैसे किसी ने पी पॉइंट पर हिंज कर दिया हो। और तुम बताओ कि टक्कर के बाद पी पॉइंट के अबाउट प्योरली रोटेट कर रहा है, तो टक्कर के बाद तो पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सिंपली आई पी इंटू ओमेगा, और इसकी भी डायरेक्शन ओमेगा के अलोंग, मतलब क्लॉकवाइज। सब क्लॉकवाइज हैं, से सब प्लस प्लस आ जाएंगे, है ना। तो इसमें आई सेंट्रो मास तो mr²/2, और अब आई पी देखना है, तो आई पी इज पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं कि बताए सिलेंडर का सेंट्रो मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, तो उसके पैरेलल इस पी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 प्लस m इंटू ए डिस्टेंस r का स्क्वायर, इतना हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये ओमेगा फाइनल आ जाए। एक मिनट, इसमें ओमेगा नॉट की वैल्यू भी रख सकते हैं। बताओ, शुरू में परफेक्ट रोलिंग कर रहा था तो वी नॉट इक्वल ओमेगा नॉट था आर, तो ओमेगा नॉट इक्वल वी नॉट अपन आर। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ओमेगा फाइनल आ जाएगा, और आई थिंक सॉल्व करोगे तो ओमेगा फाइनल तुम्हारे पास आई थिंक 2v0/3r इतना आ जाएगा। हाँ बच्चों, अभी हमने पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया और इससे निकाल लिया कि टक्कर के जस्ट बाद ये सिलेंडर पी पॉइंट के अबाउट प्योरली रोटेट करने लगेगा, और टक्कर के जस्ट बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2v0/3r। वो तो निकाल लिया, ठीक है। अब देखो, अब सेकेंड पार्ट में पूछा है कि टक्कर के जस्ट बाद, टक्कर के जस्ट बाद इस सिलेंडर के कारण कॉर्नर पर लगने वाला प्रेसिंग फोर्स कितना होगा वो देखना है। हमको पता है कि टक्कर के ड्यूरिंग तो जो प्रेसिंग फोर्स लगेगा वो टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, क्योंकि झटके वाला होगा, लेकिन टक्कर के बाद तो फाइनाइट हो जाएगा ना। तो बस हमको पूछा है कि टक्कर के जस्ट बाद सिलेंडर के कारण इस कॉर्नर पॉइंट पर लगने वाला प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल डिरेक्शन कितना होगा वो देखना है, ठीक है। तो बस आराम से बताओ कि अब तो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हो गया ना यार, पहले कर चुके हैं, तो उसमें हम, है ना, उसमें अपना वही तरीका कि सिंपली सिलेंडर की रोटेटिंग फ्रेम से देखेंगे, वही चीज है कि सिलेंडर की रोटेटिंग फ्रेम से देखेंगे, रोटेटिंग फ्रेम से देखने पर सिलेंडर पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे वो देखते हैं। पता है, जमीन से तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा ना,
जमीन से ऊपर उठ जाएगा मतलब नीचे वाली जमीन से तो कोई कांटेक्ट रहेगा ही नहीं। बताओ, यार बताओ टक्कर के जस्ट बाद इस सिलेंडर पर कौन-कौन से फोर्स लगेंगे? टक्कर के जस्ट बाद सिलेंडर पर कौन-कौन से फोर्स फील होंगे? एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg, लेकिन बताओ mg पूरा-पूरा दबाने का काम नहीं करेगा, mg का एक कंपोनेंट ही दबाने का काम करेगा। तो mg के कंपोनेंट कर लेते हैं, एक तो नॉर्मल और एक टेंजेंशियल। कंपोनेंट के लिए ये वाला एंगल देखना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा अलग से चित्र बना देता हूँ, देखना। ये तो कंपोनेंट के लिए एंगल देखना है ना, तो उसके लिए हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं। तो तुम बताओ, इस सिलेंडर की रेडियस कैपिटल R थी, तो ये डिस्टेंस तो रेडियस कैपिटल R के बराबर होगी। और बताओ ये भी कैपिटल R के बराबर होगी, लेकिन कैपिटल R में से ये R/2 है, तो ये भी R/2 होगा। तो बताओ इसकी रेडियस कैपिटल R है, उसमें से ये R/2 चला गया, तो ये डिस्टेंस R/2। बस ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, उसमें एंगल थीटा है। बेस का काम R/2 और हाइपोटेनस R, तो इस ट्रायंगल में एंगल थीटा हो, तो cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस R/2 अपन हाइपोटेनस R 1/2, cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब बोल सकते हैं कि ये mg का नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। बस आराम से बताओ कि फोर्स mg है, इसके साथ एंगल बन रहा है, तो बताओ mg का एक कंपोनेंट mg cos 60 और ये mg sin 60 ये होगा। और बताओ और कौन सा फोर्स फील होगा? बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो तुम आराम से बताओ, है ना? आराम से बताओ कि टक्कर के जस्ट बाद ये सिलेंडर P पॉइंट के अबाउट प्योरली रोटेट कर रहा है। ऐसे रोटेट कर रहा है जैसे किसी ने इस पॉइंट पर हिंज कर दिया हो। और बताओ कोई भी ऑब्जेक्ट हिंज के अबाउट प्योरली रोटेट करे, तो बताओ उस पर बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी फील होगा, है ना? कि कोई भी ऑब्जेक्ट हिंज पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा हो तो बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी फील होगा। और मैंने बताया था कि सिलेंडर बड़ा ऑब्जेक्ट है जो रोटेट कर रहा है, बड़ा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो तो बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रोमास। जब r सेंट्रोमास इसके सेंट्रोमास की एक्सिस से डिस्टेंस, तो सेंट्रोमास से एक्सिस से डिस्टेंस कैपिटल r है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल r। बस अब हमको देखना है कि सिलेंडर के कारण कॉर्नर पर रिजल्टेंट प्रेसिंग फोर्स कितना होगा, वो देखना है। तब तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है ना। कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि mg cos थीटा नीचे की ओर है, मतलब कॉर्नर को दबाने का काम करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर है, मतलब उठाने का प्रयास करेगा। तो रिजल्टेंट इधर की ओर फोर्स कितना होगा? mg cos थीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। तो इस इंस्टेंट पर सिलेंडर कॉर्नर पॉइंट को ओवरऑल कितने फोर्स से दबाएगा? mg cos 60 माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, जो ओमेगा की वैल्यू ये रख देना। तो टक्कर के जस्ट बाद इस कॉर्नर पर लगने वाला प्रेसिंग फोर्स mg cos 60 माइनस m ओमेगा स्क्वायर r ये आ गया। तो क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखना। तो तीसरे पार्ट में हमको दे रखा है कि अब इस सिलेंडर इस पॉइंट के अबाउट ऊपर उठने लगेगा और कुछ टाइम के बाद तो बिल्कुल सीढ़ी के ऊपर चढ़ ही जाएगा। बस हमको पूछा है कि अब जैसे जैसे सिलेंडर ऊपर उठने लगेगा वैसे वैसे ये प्रेसिंग फोर्स बढ़ेगा या घटेगा वो देखना है। ठीक है, इसको तुम फीलिंग से बोल सकते हो, है ना? फीलिंग से बोल सकते हो। बताओ जैसे जैसे सिलेंडर ऊपर उठेगा, है ना, जैसे जैसे सिलेंडर ऊपर उठेगा वैसे वैसे ये एंगल घटेगा, है ना? तुम बताओ कि अभी सिलेंडर यहाँ है, इससे एंगल 60 डिग्री है और कुछ टाइम के बाद बताओ जब सिलेंडर पूरी सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाएगा, तब बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, है ना? सेंटर को मिलाने वाली लाइन का वर्टिकल से एंगल 0 हो जाएगा। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि सिलेंडर जैसे से ऊपर चढ़ने लगेगा ये वाला एंगल घटेगा, है ना? चित्र में भी देख सकते हो। चित्र में देख सकते हो कि शुरू में ये एंगल 60 डिग्री है, फिर सिलेंडर का सेंटर इधर आ जाएगा तो ये एंगल कम हो जाएगा। वही शुरू में सेंटर को मिलाने वाली लाइन का वर्टिकल से एंगल 60 डिग्री है, फिर सेंट्रोमास थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो बताओ अब सेंटर को मिलाने वाली लाइन का वर्टिकल से एंगल घटेगा, सेंटर और ऊपर आएगा तो वर्टिकल से एंगल और घटेगा। और जब है ना, जब सिलेंडर पूरा पूरा सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाएगा तब तो सेंटर को मिलाने वाली लाइन का वर्टिकल से एंगल 0 हो जाएगा। तो तुम बताओ कि सिलेंडर जैसे से ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे थीटा घटेगा, थीटा घटेगा तो cos थीटा बढ़ेगा और cos थीटा बढ़ेगा मतलब दबाने वाला फोर्स तो बढ़ेगा।
और ऐसे ही बताओ कि सिलेंडर जैसे-जैसे ऊपर चढ़ेगा, वैसे-वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो बदले में काइनेटिक एनर्जी घटेगी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा घटेगी। ओमेगा घटेगी तो बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी घटेगा। तो बस बोल सकते हैं कि सिलेंडर जैसे-जैसे ऊपर चढ़ेगा, वैसे-वैसे दबाने वाला फोर्स mg cos थीटा तो बढ़ेगा और उठाने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घटेगा, तो रिजल्टेंट प्रेसिंग फोर्स डबल तेजी से बढ़ेगा। ये मैं लिख देता हूँ एक बार, है ना, कि किसी भी इंस्टेंट पर, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सिस्टमैटिकली कि किसी भी इंस्टेंट पे, है ना, किसी भी इंस्टेंट पर सेंटर को मिलाने वाली लाइन का वर्टिकल से एंगल थीटा हो, तो उस इंस्टेंट पर कॉर्नर पॉइंट पर लगने वाला प्रेसिंग फोर्स mg cos थीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर r होगा। तो बता, जैसे-जैसे सिलेंडर ऊपर चढ़ेगा, इसके सेंटर को मिलाने वाली लाइन का वर्टिकल से एंगल घटेगा। तो बताओ, थीटा घटेगा तो cos थीटा बढ़ेगा, और cos थीटा बढ़ेगा मतलब जो दबाने वाला फोर्स है वो तो बढ़ेगा। और जैसे-जैसे ऊपर जाएगा, वैसे-वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी घटेगी, और एंगुलर वेलोसिटी घटेगी तो बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घटेगा। बस, जैसे-जैसे ऊपर चढ़ेगा, वैसे-वैसे दबाने वाला फोर्स तो बढ़ेगा और उठाने वाला फोर्स घटेगा, तो रिजल्टेंट प्रेसिंग फोर्स और तेजी से बढ़ने लगेगा। तो तीसरे पार्ट का आंसर है कि जैसे-जैसे सिलेंडर ऊपर चढ़ेगा, वैसे-वैसे प्रेसिंग फोर्स बढ़ेगा, और जब ये बिल्कुल सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाएगा, तब प्रेसिंग फोर्स सबसे ज्यादा हो जाएगा।